नमस्कार, मैं वेद प्रकाश कैमरामैन जया के साथ धाकड़ हरियाणा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और भाई आज अभी हमने पीछे दिखाया कि दिनोद में हम पहुँचे थे और पंकज के जो दादाजी और दादी जी से बातचीत करी। और वहाँ जाने के बाद पता चला भी पंकज जी खेत में घूमने के लिए आए हैं, तो पंकज जी हम खेत में मिल गए हैं। यहाँ ये कौन सा जोड़ है जी? जगराम जोड़ है। स्वागत है जी धाकड़ हरियाणा में। तो सबसे पहले तो आप बधाई हो, आपको सकुशल यूक्रेन से घर वापसी हो पाई आपकी। धन्यवाद तो किस तरह क्या घटना हुई, किस किस तरह आप कहाँ कहाँ गए? जी। बात तो ऐसी है कि दिक्कत तो बहुत हुई थी। 16 फरवरी की बात है। हाँ जी। तो वहाँ पे हम जो है एडवाइजरी जारी हुई थी अपने एम्बेसी की तरफ से कि भाई निकल जाओ, जिसको निकलना है, जिसको नहीं है मतलब जैसा अपने हिसाब से देख लो। तो पर यूनिवर्सिटी वाले कह रहे थे कि भाई कोई जाने की जरूरत नहीं है, सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। तो हम इसी मतलब असमंजस में देख जाएँ कि नहीं जाएँ। उसके बाद 20 फरवरी की बात आई, वहाँ फिर एक एडवाइजरी जारी हुई। फिर हमने सोचा कि निकल जाना चाहिए अब, ज़्यादा मतलब सिचुएशन जो है ख़राब होती जा रही है। तो हमने टिकट करवाई। फिर ऐसा हुआ कि 23 तारीख को रात को हम सोए और सुबह उठे तो देखा कि कुछ बचा ही नहीं। यहाँ तो सब कुछ तहस जो नहस। कीव है, जो उसकी राजधानी है, वहाँ का एयरपोर्ट ख़त्म हो गया। जो हमारा ओडिशा जिसमें हूँ वो साउथ में ब्लैक सी के पास है, उसका एयरपोर्ट ख़त्म हो गया। और जो उसका नेवल बेस है वो ख़त्म हो गया। खारकीव है वो, उस पर बम्बार्डिंग शुरू हो गई और बॉर्डर से हर जगह से जो है गोला बारूद आना शुरू हो गया। तो फिर हमने भाई एडवाइजरी का वेट किया कि भाई एम्बेसी क्या कहती हो। तो उसने कहा कि भाई जो भी बच्चे हैं सभी बॉर्डर पे आओ। और 5 बॉर्डर खोल दिए हमने, जैसे कि रोमानिया, स्लोवाकिया, हंगरी, पोलैंड और एक अपना ये था रोमानिया हो गया, मोल्दोवा भी खोला था बाद में। तो हम हमारे पास पहले तो रोमानिया बॉर्डर पड़ता था। तो जितने भी 4,000 5,000 बच्चे थे वो रोमानिया बॉर्डर की तरफ निकले। तो वहाँ पे इतनी भीड़ हो गई, ठंड का माहौल था, -4 डिग्री बर्फ़ पड़ रही थी। तो उसमें बहुत दिक्कत हुई। वहाँ रोड पे खड़े रहे, कोई 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, सभी मतलब पागल हो रहे थे। खाने को इतना कुछ बढ़िया नहीं था और कम्बल उम्बल तो थे चलो। और यही था कि दिक्कत बहुत थी वहाँ पे। फिर कैसे तैसे करके बॉर्डर हमने क्रॉस किया। बॉर्डर कितने दिन में पहुँचे? जी देखो, ऐसा था कि जो हमारा उड़ीसा है, पहले मोल्दोवा बॉर्डर खुला नहीं था। तो बालकों को रोमानिया बॉर्डर जाना था। अब रोमानिया बॉर्डर जाने में लगता है 8 घंटे, पर जाम के कारण लग गए थे 24 घंटे। और हम तो जो थे कुछ बच्चे, फिर बाद में प्रेशर डाला गवर्नमेंट पे, तो उन्होंने मोल्दोवा बॉर्डर खोला हमारे लिए। उसमें जाने में 1 घंटा लगता है, पर बॉर्डर क्रॉस करने में हमको लग गए 7 से 8 घंटे। हम ठंड में खड़े रहे और 7 से 8 घंटे बाद बॉर्डर खुला, तब हम गए। अब बॉर्डर खुल गया तो उसके बाद हम, जो मैं अपनी बताता हूँ, तो मैं मोल्दोवा से उसकी राजधानी में ले जाया गया। वहाँ पे शेल्टर में मुझे रोका गया 2 दिन। अब मैं वहाँ रुका और एक रेफ्यूजी की तरह ट्रीटमेंट, आप जानते हैं रेफ्यूजी। और वहाँ से फिर रोमानिया, हमको मोल्दोवा से रोमानिया लिया जाया गया। अब रोमानिया में हमको ले जाके शेल्टर में रखा। वहाँ से जब जो जल्दी पहले जो आ जाता है उसका नंबर लगता है, उसको एयरपोर्ट ले जाते हैं, तो उनकी लिस्ट बनती है और उस हिसाब से उनको जो है इंडिया भेजा जाता है। ये इवैक्यूएशन प्रोसेस है। अब एक दिक्कत और थी कि मेरे साथ एक मेरा कुत्ता भी था साथ में। तो अब उसको ले जाने से मना कर रहे थे फ़्लाइट वाले। हमने चेक इन कराया तो कैप्टन ने मना कर दिया। तो हमने सोचा कि इसको तो लेके जाना ही है साथ में, ये यहाँ का रहेगा। तो हमने जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर, नहीं एविएशन मिनिस्टर हैं हमारे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जानते होंगे आप। तो उनसे हमने बातचीत करी, उनको ट्वीट किया, तो उनने मतलब बहुत सपोर्ट किया, हम गवर्नमेंट ने हमें बहुत सपोर्ट किया। और उसी दिन की रात की फ़्लाइट में हमको पेट्स के साथ अलाउड किया आने के लिए। पीछे कुछ एक सोशल मीडिया पे वीडियो भी वायरल हुई, कुछ लड़कियां ये बोल रही थी भाई हम MBBS के छात्र हैं, लेकिन एम्बेसी के लोग कहते हैं, जो अधिकारी कहते हैं कि भाई जो यहाँ क्लीनिंग करेगा, सफाई करेगा टॉयलेट की, उनको हम पहले भेजेंगे। क्या इस तरह की कोई बात आपके सामने भी आई? जी ऐसा सुनने में हमें, हमारे दोस्त थे, जो हमारे ग्रुप के दोस्त थे, वो बता रहे थे कि एक तरीके का गेम खिला रहे हैं वहाँ पे। जो जीत जा रहा है उसको भेज दे रहे हैं, जो हार जा रहा है उससे सफाई करवा रहे हैं। ऐसा हमारे भी दोस्त के थ्रू हमें सुनने को आया था ऐसे। तो जो आप वहाँ MBBS की पढ़ाई करने के लिए गए थे, तो कितने साल पहले गए थे आप? मेरे को 4 साल हो गए थे वहाँ पे गए। तो 4 साल से मैं MBS पढ़ रहा हूँ। और ऐसा नहीं कि पहली बार है, ये तो बहुत पुराना किस्सा है। और पहले से इन जो बॉर्डर पे डिस्प्यूट होता चलता है, लड़ाई होती है, कुछ सीज फायर का उल्लंघन होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती रहती है। पर अब की बार जो था, ये मामला बहुत ज़्यादा सीरियस चला गया।
तो घर आपकी जैसे बात होती थी तो आपने कभी वहाँ की घटनाक्रम का पूरा ब्यौरा घर वालों को भी नहीं दिया, अभी कैसे हालात हैं यहाँ, कैसे आप रह रहे हैं, तो ऐसा क्यों? जी ऐसा है कि देखो, अब घर वालों को टेंशन देंगे तो और ज़्यादा टेंशन में होंगे, हमको और ज़्यादा टेंशन देंगे, हम और ज़्यादा टेंशन में होंगे, और ज़्यादा टेंशन में होंगे। तो हमने उनको यही बोला कि जो हमारा ओडिशा है वो बहुत दूर है, जो बम्बार्डिंग जो कुछ भी हो रहा है वो कीव में हो रही है, जो कि नॉर्थ साइड में पड़ता है, और हम साउथ साइड में कीव, मतलब हम ओडिशा में हैं, वहाँ कुछ नहीं हो रहा। पर ऐसा नहीं था, वहाँ पे भी जो है हमारे घर के आगे भी फायरिंग हुई, हमारे आसपास भी बम्बार्डिंग हुई, और बाहर जाने का हमारा कर्फ्यू भी लगा, इमरजेंसी लगी, उधर स्टोर्स में कुछ राशन वगैरह सब ख़त्म हो गया था, ये सब। और मेरे साथ एक बार तो वहाँ पे सीना झपटी की भी केस हुआ था, तो पर उस तरह से मैं तो बच गया। जो छीना झपटी करने वाले लोग थे वो कौन लोग थे? वो यूक्रेन के जो है लोकल लोग थे, वो मतलब यही था कि अब खाने को सब ख़त्म होगा तो लोग यही काम करेंगे, और क्या करेंगे भुखमरी के टाइम पे। तो उनने मेरे साथ पीछे से मतलब हमला करने की कोशिश करी, पर मैं बच गया। जब वहाँ से निकले तो किस प्रकार से निकल पाए घर से? देखो, हमारा तो ये था कि हमारे एम्बेसी ने यही कहा था कि कम से कम भी 50 बच्चों का गुट होना चाहिए, वो एक साथ निकलेगा। भारत का झंडा जो है हमारा, जो भी आप गाड़ी करें, जो टैक्सी करें, जो भी करें, उसको भारत का झंडा वहाँ लगा रहना चाहिए, और उस पर लिखा रहना चाहिए कि इंडियन स्टूडेंट ऑन बोर्ड, मतलब भारतीय छात्र यहाँ हैं। तो इससे क्या होगा कि जो रशियन की मिलिट्री है, जो यूक्रेन की मिलिट्री है, वो भी हमारा सपोर्ट करेगी। तो इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाते हुए कुछ पाकिस्तानी छात्रों ने भी भारत का झंडा लगा के बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की थी, और उनको पकड़ लिया गया बॉर्डर। तो जब पहली बार आपके वहाँ पड़ोस में बमबारी हुई तो कैसा वहाँ था? ये 24 तारीख की बात है, 24 मार्च को पहली बार बम्बार्डिंग शुरू हुई थी। मैं सुबह उठा, मैं बाहर निकला तो मैंने देखा कि मतलब भगदड़ मच रही है, सभी लोग इधर उधर भाग रहे हैं, सारे स्टोर खाली हैं। कोई ऐप वगैरह मैं चला रहा हूँ कि वो एक ऑनलाइन डिलीवरी ऐप होता है कि घर पे लाके पहुँचा दे, कि बाहर जाना खतरा है, तो वो सब बंद हो गए, कोई ऐप नहीं चल रहा। कोई स्टोर सारे खुले हैं, पर वहाँ इतनी भगदड़ है, 100 लोग लाइन लगाए खड़े हैं, कुछ मतलब लूटपाट हो रही है, और मतलब थोड़ी सी शुरुआत हो गई थी, एक मतलब पैनिक सिचुएशन क्रिएट होने लगी थी वहाँ पे। तो खाने पीने के लिए कितनी समस्याएं आप लोगों ने झेली? खाने पीने का जी देखो, पहला दिन जो था उसमें तो दिक्कत थी। दूसरे दिन तो ये हुआ कि स्टोर में कुछ बचा ही नहीं खाने का, मतलब ये जो आप रोज़मर्रा हम जो क्या खाते हैं, जो आलू प्याज जो भी हम सब्जी वगैरह खाते हैं, वो सारी ख़त्म हो गई थी वहाँ से, कुछ नहीं बचा था, लोग सब उठा के ले गए थे, वहाँ कुछ नहीं बचा था, स्टोर में सब खाली था। तो हमने फिर वही, हमने 1-2 दिन तो वेट किया, उसके बाद फिर हमने यही सोचा कि यहाँ रुकेंगे तो हमारे साथ गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जहाँ से ही खाना ख़त्म होगा तो यहाँ के जो लोग हैं वो बाहर लूट पाट पे आएंगे, और वो सबसे पहले विदेशी छात्रों को ही अपना शिकार बनाएंगे। तो इसलिए हमने जल्दबाजी, मतलब जल्दबाजी या जल्दी से हमने टैक्सी वगैरह बुक करी, 3-4 टैक्सी करी, जिसमें अच्छे खासे लोग हो गए, भारत का झंडा लगाया, और हम मलदोवा की तरफ निकल गए। और किस्मत की बात यही है कि अगले दिन हम जा रहे थे, उसके पास ही बम्बार्ड गिरे, मतलब बम गिरा था, तो मतलब हमें दिक्कत हो जाती है अगर एक दिन और रुक जाती। तो जो बॉर्डर क्रॉस करने का सफ़र था उसके बाद कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा? वहाँ पे जी देखो, पहली समस्या तो यही थी कि -डिग्री टेम्परेचर है, ठंड पड़ रही है, और एक कम्बल है, और वो सड़क है, हमारे पास कोई छत नहीं है। तो ये तो सबसे बड़ी दिक्कत थी कि 5-6 घंटे एक जगह खड़े रहना, एक ही जगह। अगर लाइन से हट गए तो मान लो और पीछे लोग हैं वो आगे खड़े हो जाएंगे, पीछे फिर शुरू करो, उसी लाइन में खड़े रहना, और कम्बल ओढ़ के ठंड में, और कम से कम 6-7 घंटे। और उसमें भी ये था कि वो अपने लोगों को पहले प्रायोरिटी देते हैं, कि भाई जो यूक्रेन के लोग हैं वो पहले बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, उसके बाद जो बूढ़े लोग हैं वो, फिर बच्चे हैं, फिर महिलाएं हैं, फिर जो लड़कियां, इंडियंस में भी जो लड़कियां वो पहले गई। आखिरी में हमारा नंबर आया तो हमको 6-7-8 घंटे बॉर्डर क्रॉस करने में लगे। उसके बाद फिर आगे ये जो एनजीओ वगैरह, मलदोवा जो गवर्नमेंट है वो भी, उसने भी बहुत सपोर्ट किया। उसने जो एनजीओ वगैरह है वहाँ पे हमें मतलब खाना वगैरह मिला, हमें रहने को थोड़ी जगह मिली, और वहाँ से भी हमको बस के थ्रू शेल्टर ले जाया गया। तो शेल्टर में हमको वहीं रोका गया। तो वहाँ भी यही था कि खाने वाने की दिक्कत तो थी, और रहने का यही था कि शेल्टर बस में रह रहे थे हम। जो आर्मी लाइन है वहाँ की, जो मिलिट्री वगैरह रहते हैं, उनने वहाँ रखा था लाइन में, तो हम वहाँ 2 दिन रुके। और हमारी तो किस्मत यही है कि भाई मलदोवा में थोड़ी फैसिलिटी ठीक थी, पर जो रोमानिया गए हैं वो बच्चे बताते हैं कि वो कोई बीमार पड़ गया, किसी को इमरजेंसी हो गई, कोई ख़राब सिचुएशन में है, कोई लड़की चक्कर खा के गिर गई, ऐसे बहुत केस मेरे को सुनने में आए हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बहुत दिक्कत हुई थी, और वैसे सफ़र काफ़ी कठिन था यहाँ पे आने का।
तो अब लगभग कितने बच्चे और आपके जो साथी हैं वो अभी वहाँ यूक्रेन में हैं? देखो, मेरे से पहले 1-2 दिन पहले हमारे ग्रुप के 10-11 बच्चे निकले थे। अब उनमें से कुछ 4-5 ही वापस आए हैं। अभी 4-5 लोग हैं जो मैं जानता हूँ, उसमें अभी वहीं पर हैं और वो रोमानिया के शेल्टर में ही हैं और उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है वहाँ पे। एक लड़के से मेरी बात हुई थी, तो उसने बोला कि यहाँ मतलब हमारे साथ, उसी ने बताया मुझे कि यहाँ गेम खेला जा रहा है, या जो जीत रहा है उसको भेज दिया जा रहा है, जो हार रहा है उसको साफ सफाई करवाई जा रही है, वही बता रहा था। तो आपके पास जो डॉगी था वो जी कितने समय पहले आपके संपर्क में आया था, कितने साल पहले आपने उसको लिया था? जी, वो हम ये लगा लीजिए, जब वो छोटा 1 महीने का था तो वो 2 अक्टूबर 2020, मतलब वो 1.5 साल का अभी हो चुका था। 1.5 साल का था। तो अब हम उसको छोड़ के जा नहीं सकते थे, एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। तो हमने यही सोचा कि जो होगा देख लेंगे, इसको साथ लेके चलते हैं। तो हम उसे साथ ले गए, हमें मलदोवा तक गए बस में। बस वाले से हमने रिक्वेस्ट करी कि इसको ले जान दीजिए। मलदोवा से आगे रोमानिया गए, वहाँ भी बस वाले से रिक्वेस्ट की, उसने भी अलाउ कर दिया। फ़्लाइट में हमें पर थोड़ी दिक्कत हुई। फ़्लाइट में पहली जो हमारी फ़्लाइट थी वो हमने कैंसिल कर दी कि हम नहीं जाएंगे, आप किसी और को भेज दीजिए, पर मैं अगर मैं जाऊँगा तो इसको साथ लेके जाऊँगा। तो उसी फिर हमने जो हमारे जो एविएशन मिनिस्टर उनको ट्वीट किया, उनसे बात करी, तो उनने कहा कि हम, उनने प्रेशर क्रिएट किया इनमें, एम्बेसी वालों में, तो इनने जो है उसी दिन की रात की फ़्लाइट में हमें अलाउड किया पेट। तो यहाँ घर पहुँचे तो घर वालों को कितनी खुशी हो पाई? जी, बहुत खुशी थी। अब तो ये हमारा इंतज़ार कब से कर रहे थे। अब मैं तो आज ही आया हूँ, तो इनको देख के बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो यही आपकी फ्लाइट ने जब इंडिया में लैंड किया तो आप लोगों को कितनी और खुशी मिली? जी, वो फ्लाइट जैसे ही उतरी तो कोई मिनिस्टर हमारे पास आए, उनने नारे लगवाए। तो ये सुन के बहुत, एक दूसरी बात ये है कि जब हम भारत का झंडा लगा के विदेश में चल के इतने सेफ महसूस कर रहे हैं, तो एक गर्व की बात होती है हमारे लिए भी कि भाई भारत का झंडा है तो हमें कोई नहीं रोक सकता। तो इससे बड़ी गर्व की बात क्या हो सकती है। और वापस आने के बाद तो खुशी और ज़्यादा होती है कि अपने देश आ चुके हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब रात को छुपने की ज़रूरत नहीं है, शेल्टर में जाने की ज़रूरत नहीं है। भारत सरकार का कितना सहयोग मिल पाया, क्या कहना चाहेंगे भारत सरकार के लिए? जी, भारत सरकार को मैं बस धन्यवाद ही कहूँगा कि उनने जो हेल्प करी, बहुत ज़्यादा हेल्प करी। उनकी हेल्प की वजह से आज हम अपने घर सुरक्षित हैं और उनका सपोर्ट है, उनकी मतलब क्या बताएं कि उनके सपोर्ट की वजह से आप कल की न्यूज़ भी देखें तो उनने रुकवाई, फायरिंग रुकवाई कि हमारे जो भारतीय छात्र हैं उनको आप निकलने दीजिए, उसके बाद आप अपने जो आपसी मामला है इसको निपटाइए, पहले हमारे छात्रों को आप सुरक्षित छोड़ दीजिए यहाँ से। तो ये चीज़ जो गवर्नमेंट का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट कह सकते हैं कि इसमें दम है गवर्नमेंट में कि आज हम यहाँ निकल पाएँ, पहुँच पाएँ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। और आपको बधाई भी आप की घर वापसी हो पाई है। जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ पंकज यादव, और पंकज यादव जी का जो परिवार है वो आर्मी से जुड़ा हुआ है, उनके दादाजी भी आर्मी में हैं और उनके पिताजी भी हमारे यहाँ साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करवाएंगे। नमस्कार जी, स्वागत है सर धाकड़ हरियाणा पर। हाँ, क्या नाम है सर आप? सर मैं अनिल, पंकज का पापा। मैं भी आर्मी से रिटायर हूँ सर, और ये तकरीबन इन्होंने पढ़ाई मेरे साथ ही की है बाहर रहते हुए। तो वैसे तो ये डरने वाले नहीं थे क्योंकि शुरू से आर्मी से टच में है, क्योंकि जितनी भी इनकी पढ़ाई लिखाई हुई है सब आर्मी के थ्रू हुई है। वहाँ से आर्मी स्कूल वगैरह में ये अपना केंद्रीय विद्यालय से हुई है। तो ऐसे तो कोई दिक्कत वाली वो नहीं थी, क्योंकि हमारे को पता था कि डरने वाले नहीं है। लेकिन फिर भी वहाँ की सिचुएशन से थोड़ा डर लगता था, क्योंकि न्यूज़ वगैरह में देखते थे तो ये लगता था कि भाई पता नहीं कैसे वापसी होगी। लेकिन हम हमारी सरकार या मोदी जी को हम हार्दिक बधाई देते हैं, जिन्होंने हमारे बच्चों को सकुशल घर पर पहुंचाया। तो आज आपका जो बेटा था घर वापस से आ पाया है, क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी है? बहुत ज़्यादा खुशी है जी। मतलब इतना वो है कि हमारे को लग रहा है कि पहले तो ये लग रहा था कि पता नहीं आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो दिक्कत थी। न्यूज़ वगैरह हम टीवी सुबह देखते थे और रात जब तक नींद नहीं आती थी टीवी देखते रहते वो क्या हो रहा है क्या नहीं। लेकिन हमारी सरकार का हार्दिक स्वागत है जो हमारे बच्चों को सकुशल यहाँ पे भिजवाया। चलो, तो आपको बधाई हो जी, आपका बेटा सकुशल घर पहुंच पाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।